नमस्कार दोस्तों। आज हम एक और अहम मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं और मेरे साथ जाने माने पत्रकार भाऊ तोरसेकर मुंबई से जुड़े हुए हैं। भाऊ, आपका अभिनंदन। भाऊ, पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से, बल्कि हम कहेंगे कि कुछ अरसे से हम लोग ये एक बात नोटिस कर रहे हैं कि चाहे पश्चिमी सीमा हो, चाहे हमारी पूर्वी सीमा हो, जब जब भी पाकिस्तान की तरफ से या चीन की तरफ से अतिक्रमण होते थे, घुसपैठ होती थी, पश्चिमी सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन होता था, आतंकवादियों की घुसपैठ कराई जाती थी, तमाम तरह की साजिशें रची जाती थी, तो भारत के भीतर एक ऐसा एक इकोसिस्टम है जिसको आप एक अ, लुटियन गैंग भी कह सकते हैं, जो दिल्ली से संचालित होता रहा है। वो जो अगर कांग्रेस की सरकारें हैं तो खामोश रहता था आमतौर पर, लेकिन जब अटल जी की सरकार रही या उसके बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उनका एकदम रवैया ही दूसरा रहता था। कई बार तो ऐसा भी लगता था जैसे वो पाकिस्तान का जो एजेंडा है भारत में अस्थिरता कायम रखने का, हल्ला गुल्ला करके जो विपक्षी दलों की सरकारें हैं उनके जो कामकाज हैं उस पर पानी फेरने का या कामकाज में बाधा डालने का, तो हम ये भी महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन की जो ये साजिशें होती थी वो भी कहीं ना कहीं हम विफल होते हुए देख रहे हैं। क्या है कि जो इंटेलिजेंस का मामला होता है, तो उस जासूसी का जो मामला होता है उसमें एक बात बेसिक हमको समझनी चाहिए कि हमारी सेना जो है 1,000 सैनिक जितना लड़ नहीं सकते, उतना एक सामने वाला कोई गद्दार है वो हमको मदद कर सकता है, क्योंकि वो ऐसे जगह पर बैठा है कि वो वहां से नुकसान अपने देश को, यानी जहां है वहां ज्यादा नुकसान कर सकता है। मैंने इसके बारे में एक पढ़ा था। 71 के वॉर में हमने वो वॉर जीत लिया, वो सब बात अलग है। लेकिन उस वक्त हमने सबसे पहले अगर क्या किया था, तो पाकिस्तान का जो वायुसेना थी वो खत्म कर डाली थी। तो ये सब जो इंफॉर्मेशन थी वो वहां से हमको कोई सप्लाई कर रहा था। तो जी हमारी जो जीत हुई थी उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर होगा तो उस आदमी का था, जो मैंने सुना था कि वो याया खान जो वहां के लश्कर शाह थे जी उनका एडीसी था। तो ऐसी जगह पर अगर कोई आदमी बैठा है और आप उसको अपने साथ कर ले, तो आपकी सेना कितनी छोटी है वो मामला बाजू में रह जाता और आप भारी हो जाते। तो जी हर हर देश का ये चलता है। देखिए, हमारी एम्बेसी अमेरिका में होती है, सऊदी में होती है, ब्रिटेन में होती है। तो वहां जो लोग होते हैं हमारे, तो वो आधे जासूसी करने के लिए जाते, या यहाँ जो अमेरिका के हैं, वो जासूसी करने ही आते थे। अब ये मामला मैंने कैसे समझ लिया कि मुझे एक बात पता नहीं चल रही थी। 2001 के बाद जब अफगानिस्तान पर अमेरिका सेना आ गई अफगानिस्तान में, तो उस समय जनरल मुशर्रफ जो थे पाकिस्तान में सेना अधिकारी थे और उनकी सत्ता थी, तो बार बार एक चिल्ला रहे थे कि अफगानिस्तान का पॉपुलेशन तो 2 करोड़ भी नहीं है, वहां हम्म भारत के 8 एम्बसीज, क्या क्या बोलते हैं, कंसुलेट क्यों चाहिए। तो मुझे भी अजब लगे कि हमारी कंसुलेट उधर है अफगानिस्तान में, इसकी इनको क्यों तकलीफ हो रही। तो उसके बारे में मैंने गूगल पे जाकर ढूंढ ढूंढ कर कंसुलेट कंसुलेट में क्या होता है ये बहुत सारा समझ लिया। तो मुझे पता चला कि भारत के 8 कंसुलेट जो है वो वहां जासूसी करते हैं, ऐसा उनका कहना था। जी जी तो ये कंसुलेट क्या करती है, अभी देखो, जब गुजरात का चुनाव था उस वक्त
एक मामला मोदी जी ने वहां उठाया था 2017 में जी कि मणिशंकर अय्यर के घर पर एक मीटिंग हुई जिसमें मनमोहन सिंह भी गए थे, यशवंत जी सिन्हा गए थे, और वहां पाकिस्तान के जो यहाँ के कौंसल जनरल थे वो हाजिर थे। तो कंसुलेट क्या करती है आपको पता चलेगा। जी जी तो ये अगर उनकी पार्टी में जाते हैं, उनको उनके घर में जाते हैं, तो लुटियंस दिल्ली में जो बड़े बड़े पत्रकार है, बुद्धिजीवी है, बिल्कुल कोई विश्लेषक एनालिस्ट है, ये नाम से जो चलते हैं लोग ना, वो ये काम करते हैं। वो किसी ने खरीद लिया है उनको, ये आप पहले समझ लो। ये जो दिखाते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, ऐसे ग्रुप्स होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होती है, तो इनमें से इनको भर्ती किया जाता है, और वो चाइना की तरफ से बात करेंगे यहाँ। अब आपको मालूम है जो क्या बोलते हैं उसको, BRI, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव, जो चाइना का था, बिल्कुल। उसमें भारत शामिल नहीं हो रहा है, उसको सुधींद्र कुलकर्णी गाली दे रहे थे, और वो खुद गए थे हम्म, वहां। तो जी ये जी किसके जी लिए काम करते हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ये बिल्कुल। पाकिस्तान के किसी फॉरेन मिनिस्टर का किताब यहां पब्लिश करेंगे और गाली मोदी को देंगे, तो आप उनको पहचान सकते। हाँ, लेकिन इनका काम इतना नाजुक होता है कि वो कानून के दायरे में बैठकर ये सब करते। आप बोलेंगे तो उनको पकड़ो और सजा दे दो। तो बोलना आसान है, करना आसान नहीं होता है। कानून के बारे सही। में एक आप समझ लो कि कानून जो होता है, वो जो तोड़ता है उसके लिए सब फ्री होता है, लेकिन कानून का अमल जो करता है उसके लिए डिफिकल्टी कानून पैदा करता है। उत्तर कोरिया का जो बात को कौन बैठा है, वो उसको तकलीफ कानून की है ही नहीं। वो बोलता है मैं बोलता वही कानून है, उस पर आप कुछ डिपेंड नहीं कर सकते खुद को। जी लेकिन यहां तकलीफ हो जाती है, यहां तकलीफ हो जाती है। तो इस ढंग के लोग पकड़ो और उनको, अभी आर्मी पर आप एक राफेल खरीदी करेंगे तो 1600 करोड़ लगते हैं, इनको तो आप 10-15 करोड़ में खरीद ले सकते हैं, जो यहां बैठ के डैमेज करेंगे आपको। तो सही। ल्यूटियंस दिल्ली में आजकल ये सब लोग भर्ती किए गए, और आज से नहीं, बहुत पुरानी बात है, नई बात है नहीं। सालों से ये चलता आ गया। मोदी आने के बाद बिल्कुल सिस्टमेटिकली मोदी ने इनको खत्म करने की कोशिश की है। इनकी जो जी तिमिलाहट है, चिल्ला रहे, क्योंकि आपको मालूम है इन्होंने जो क्या बोलते हैं फेरा, उसके अंदर आपको डोनेशन आया है तो उसका हिसाब दिखाओ, नहीं तो आने वाले 4 साल से पैसे बंद कर दिए। ये फॉरेन का पैसा लाकर यहाँ अलग अलग धंधे करते और काम क्या करते, तो यहाँ की इंफॉर्मेशन वहां पहुंचाने का काम करते। तो मोदी की गवर्नमेंट बनने के बाद बड़े बड़े जो मीडिया हाउस थे वो कोलैप्स होने का मतलब आप समझिए कि इनको जो खुला एक्सेस था किसी भी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में, वो बंद कर दिया गया। जी 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 कांग्रेस का कोई यूपीए का कोई मिनिस्टर था, को उसके मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है उसको उसका उसको या मिनिस्टर को पता नहीं था, लेकिन बरखा दत्त को पता होता था, राजदीप को पता होता था। समझ रहे आप। वो नीरा राडिया के टेप्स आए थे, उसमें तो सब आ गया। तो इनका काम पत्रकारिता था ही नहीं। हाँ, आते जाते थोड़ी दिखाने के लिए पत्रकारिता जर्नलिज्म का नाटक करते थे, लेकिन उनका ओरिजिनल बिजनेस वो था। तो मंत्रालय में ये अनऑथोराइज बनाए गए, इनको अंदर आने तक की चांस नहीं रहा, तो इनका मार्केट डाउन हो गया। कि इनके नखरे अगर खत्म हो गए, राजदीप सरदेसाई हो और रवीश कुमार हो, क्या है उनकी हालत, क्यों हो गई है। तो ये दुनिया भर के लोगों के लिए यहां बैठकर काम करते। और अब एक मैं घरेलू बात आपको बता दूं, अपने बेटी की शादी कर दी है, उधर उसका पति है उसको पीटता है, तो हम ही बोलेंगे क्या है, अब तो वो तेरा घर है, तू जा।
तो हम उसको लड़ने के लिए खड़े ही नहीं करते, हम उसको डिमोरलाइज करते हैं। ये सब लोग आप देखिए, ये क्या बोलेंगे, अरे चाइना की इतनी बड़ी आर्मी है, उसके साथ आप लड़ोगे कैसे, तो आप चुपचाप बैठ जाओ। ये बोलने वाले कौन लोग हैं, देखो कौन बिल्कुल है लोग। बिल्कुल। तो ये वैसे होते हैं जो अपनी बेटी को बोझ समझकर एक बार उसका ब्याह कर देते हैं, और जा मर, अभी तू मरेगी तो वहां मरेगी, किसी ढंग से मर, तो उधर ही मर। ये जो वो पेरेंट होते हैं ना, ऐसे ही लोग हैं, और ये दिखा देते हैं कि हम इस समाज के, भारत के समाज के हम पेरेंट हैं, हम सिविल सोसाइटी है, हम इंटेलेक्चुअल्स है। ये इंटेलेक्चुअल्स नहीं है, इंटेलेक्चुअल का मतलब पेरेंट होता है समाज का। वो अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करता है, अगर नहीं तो वो पेरेंट रहता ही नहीं। ये ऐसे लोग इंटेलेक्चुअल है ही नहीं। सही। जो भारत का समाज जो है, देश है, उसकी संस्कृति है, उसका स्वाभिमान है, उसके साथ अगर ये खड़े नहीं होते तो ये इंटेलेक्चुअल है ही नहीं। क्योंकि इंटेलेक्चुअल का मतलब उस समाज का, उस देश का वो पेरेंट होता है। चलाने वाली गवर्नमेंट कोई भी हो, लेकिन इंटेलेक्चुअल जो होता है वो घर का सबसे बड़ा मानते हैं उसको। तो ल्यूटियन दिल्ली आजकल वो वैसे हो गए, अभी तुझे शादी कर दी, अभी तू मरेगी तो उधर मरेगी, मार खा, पीटा, उसको जलाएगा तो भी कोई परवाह नहीं। तो ल्यूटियन दिल्ली का मामला ये हो गया। अभी मोदी आने से उसमें फर्क पड़ा है, वो आपको समझ लेना जरूरी है। क्योंकि आज तक पाकिस्तान हो, मुशर्रफ हो, चाइना हो, वो इन पर निर्भर रहे, अपनी सेना पर निर्भर नहीं है। पाकिस्तान उनकी सेना पर निर्भर नहीं है, चाइना पीएलए पर निर्भर नहीं है, इतना इन ल्यूटियंस के इंटेलेक्चुअल्स पर निर्भर रहा। जी जैसे जी। जैसे कांग्रेस कांग्रेस जो थी हारी है, तो उसका कारण यही है। कांग्रेस जब पहले के जमाने में कांग्रेस अपने संगठन पर निर्भर थी चुनाव जीतने के लिए। पिछले 20-25 साल में ल्यूटियंस दिल्ली और ल्यूटियंस के जो मीडिया हाउसेस है, पत्रकार है, जर्नलिस्ट है, उन पर कांग्रेस निर्भर हो गई और हार गई, क्योंकि मोदी की सेना मैदान में आ गई। अब आप देखिए पाकिस्तान की बुरी हालत आप देख रही है। तो बुरी हालत इसलिए कि वो भी ल्यूटियंस जर्नलिज्म जो है, इंटेलेक्चुअल्स है, उन पर निर्भर हो गए और हार गए। चाइना की भी हालत आप देख रहे हैं, बुरी हालत देख रही है। इसका कारण वो ल्यूटियंस पर निर्भर हो गए थे। पर भाऊ, केवल केवल मीडिया में नहीं, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में, और अब तो पॉलिटिकल पार्टियों में भी कुछ चेहरे ऐसे दिखाई देने लगे हैं साफ तौर पर। पहले तो दबे छुपे रहते थे। पर डोकलाम के समय क्या हुआ था? डोकलाम के समय अगर राहुल गांधी और उनके कुछ करीबी नेता अंधेरे में जाकर के चीन के राजदूत से मिलते हैं, परामर्श करते हैं, सूचनाएं लेते हैं या सूचनाएं देने की कोशिश करते हैं, तो ये सब क्या था? नहीं, मैंने बोला ना, ये इनके ही चाइना के किसी भी देश के एजेंट रहेंगे, लेकिन भारत के एजेंट तो है नहीं। बिल्कुल ही आपको समझना जरूरी है। फिर क्या होता है कि अ, मैं एक कस्टडी लेता हूं। अभी जो किंग फिशर कंपनी है, वो कंपनी, अभी ये बात छोड़ो, हम अपनी अपनी बात करते। हम पहले ईमेल यूज करना शुरू किए तो हॉटमेल था, अब है हॉटमेल। जो हॉटमेल भाटिया नाम के किसी आदमी ने शुरू की थी, वो 400 करोड़ में माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदी और बंद कर दिया आगे जाके। तो खरीदने का मतलब समझ गया। तो इनको चाइना ने खरीद लिया इसलिए कि इनको भारत को बेचने के लिए इंटेलेक्चुअल बना दिया। ये आपके सामने खड़ा कर देंगे कि ये पॉलिटिकल एनालिस्ट है। अरे इसको किसने पॉलिटिकल एनालिस्ट बना दिया? तो मीडिया ने लाके खड़ा कर दिया। बाकी आप देखिए, ये प्रोफेसर है एक, वो कोई और है, अरे दूसरे कोई है नहीं देश में। 100 से ज्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी है। हर बार आपको जेएनयू का प्रोफेसर क्यों लगता है? ये बिल्कुल आप बारकाई से देखें। अब देखिए, प्रशांत भूषण का मामला चल रहा है।
अरे जी। प्रशांत भूषण को अगर तो पूरी सुप्रीम कोर्ट की इज्जत चली जाएगी। उसको विक्टिम मत बनाओ। अरे कौन हुआ है प्रशांत भूषण? नहीं नहीं, देश में क्या होगा जगह जगह माहौल। प्रशांत भूषण को जेल में डालने से क्या माहौल बनने वाला है? इसको तो केजरीवाल ने धक्के मारकर निकाल दिया था, याद है आपको? केजरीवाल ने उसकी पार्टी से, मीटिंग से धक्के मारकर निकाल दिया था। क्या माहौल बना था? वही प्रशांत भूषण है ना। और उसके पिताजी शांति भूषण, उनको आम आदमी पार्टी के जो कोई वर्किंग ग्रुप या मीटिंग थी उसमें से धक्के मार कर निकाल दिया था, याद है आपको? इसको भी और तब योगेंद्र तब यादव कुछ को भी। नहीं हुआ। तब कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट अगर इसको जेल में डाल दे तो माहौल बन जाएगा बोलते। तो ये क्या होता है कि ये क्या चिल्लाना शुरू कर देते, और वो उनके उनके ही एजेंट या दोस्त लोग जो मीडिया में बैठे हैं वो बनाएंगे माहौल। अब देखो राजदीप सरदेसाई, एक भी ऐसा आदमी पेश नहीं कर पाया गेले लास्ट 3 दिन में कि जो प्रशांत भूषण के खिलाफ बोले। तो ये पहले सोच देते कि तुम्हारी लाइन क्या है और उसी को पेश करेंगे, दूसरी साइड तो आने नहीं देंगे। तो इसलिए प्रशांत भूषण, अगर हम वही देखें तो आपको लगेगा कि अरे भाई प्रशांत भूषण को जेल में डाल दिया तो बड़ा खराब माहौल हो जाएगा। लेकिन राजदीप सरदेसाई ये भूल गए कि उनको सुनने वाले ही घट गए हैं। बिल्कुल। अगर इंडिया टुडे पर राजदीप सरदेसाई होता है तो लोग चैनल बदल देते। उनकी टीआरपी देखो, और बाकी को जो इंडिया टीवी पर है, इंडिया टुडे पर है, उनकी टीआरपी देखो तो आपको पता चले। तो ये ऐसा माहौल बना देते। ये सब लोग है, ये अभी यूट्यूब पर भी आ गए ना, वो शेखर गुप्ता है, कोई सिद्धार्थ वरदराजन है। क्यों आ हाँ गए? हाँ। क्योंकि इनको अगर चैनल पर लाया गया तो टीआरपी घटती है, सही निकल है। जाती है। तो लेकिन वो चिल्लाते रहेंगे। आप ध्यान मत दो उनकी तरफ। मोदी इनकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखते, ये रोज चिल्लाते बैठे। इनको इतना गुस्सा आता होगा कि हम इतने चिल्लाते, हमको मुड़कर देखते क्यों नहीं मोदी? क्योंकि मालूम है मोदी को, इनको रिस्पॉन्ड करते हुए मेरा टाइम जाएगा। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, देश के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको एक बात मालूम है कि इनके पास भी 24 घंटे, मोदी के पास भी 24 घंटे। इनके पास 23 घंटे खराब करने के लिए, मोदी के लिए 1 मिनट खराब करने के लिए नहीं है। इसलिए मोदी इनकी तरफ मुड़कर नहीं देखते। लेकिन इनको अभी भी लगता है कि हमारे चिल्लाने से कुछ तो होगा। कुछ होने वाला नहीं है। आप आप एक 2018 से लेकर 19 का चुनाव का रिजल्ट आने तक ये क्या चिल्ला रहे थे, देखिए क्या चिल्ला रहे थे। महागठबंधन, अब ये होगा। इंडिया को भी ये मेजोरिटी नहीं दे रहे थे। बीजेपी को मेजोरिटी मिली और बढ़ी भी। तो क्यों बढ़ी? क्योंकि लोग भी इनको सुनते नहीं आजकल। हम ही सुन लेते, हम ही इस पर चर्चा करते। तो इनका कहना ऐसा है कि कम से कम हमको गाली देने वाले तो सुने, बाकी के तो आम आदमी इनको सुनता भी नहीं है। हम सुनते, हम गाली देने के लिए सुनते। तो बोलते कम से कम गाली देने के लिए भैया सुनो। तो हमको चिढ़ाने के लिए ये सब चलता है। लेकिन एक बात ध्यान में लेना जरूरी है कि अभी चाइना भी, पाकिस्तान भी इनसे दूर जाएगा। जी। इनको जो कीमत मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी। ये हमसे सर्जिकल स्ट्राइक का कोई सबूत मांगेंगे, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल के पास फेसबुक और बीजेपी का क्या नाता है उसका सबूत नहीं मांगेंगे। उस पर आंख बंद कर पे भरोसा करेंगे और हमारी आर्मी पर सवाल उठाएंगे कि क्या है एयर स्ट्राइक का सबूत, क्या है। वो वॉल स्ट्रीट जर्नल के पास सबूत मांगते हैं? बिल्कुल नहीं मांगते, क्योंकि ये तो उनके ही है। किंबहुना मैं ऐसे बोलूंगा कि यही लोग हैं जो वॉल स्ट्रीट जर्नल को बोलेंगे कि हम पर तो हमसे तो लोगों का भरोसा उठ गया,
तुम कुछ छापो तो बाद में हम इधर चिल्लाना शुरू करेंगे कि देखो क्या है। अरे वॉल स्ट्रीट जर्नल को ट्रम्प चुनकर आने वाला है उसका पता नहीं, वो भारत के फेसबुक और बीजेपी के मामले पर क्या बात करेगा। जिसको ये कमर पर चड्डी है कि नहीं उसका भी पता नहीं, वो आरएसएस की चड्डी पर बात करे थे। क्या मजाक है, मुझे ये और मजाक लगता है। अनफॉर्चुनेट बात यह है भाऊ कि जो लुटियन गैंग यहाँ काम करता है दिल्ली में या भारत के दूसरे हिस्सों में भी, ये लोग बिखरे हुए हैं कहीं कहीं, थोड़ी कम तादाद में हैं। इनके गोत्र वाले अब चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे वाशिंगटन हो, चाहे आपके दूसरे देश हो, वहाँ भी बैठे हुए हैं। और जिस चीज का आपने जिक्र किया कि द वॉल स्ट्रीट जो है वो किस तरीके से फेसबुक को लेकर के एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश करता है, कि जैसे जो सोशल मीडिया के प्रमुख मंच हैं वहाँ पर भी बीजेपी आरएसएस का कब्जा हो गया है। और चालाकी देखिए कि राहुल गांधी जब उसको रीट्वीट करते हैं या एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और संसद में भी इसको उठाने की तैयारी करने के संकेत देते हैं, तब बड़ी चालाकी से और बड़ी बेशर्मी के साथ ट्विटर को छिपा जाते हैं। क्योंकि ट्विटर पर कब्जा एकदम अ, इनके लोगों का है, कांग्रेसी हैं, वामपंथी हैं, इस विचारधारा के लोग हैं। ट्विटर पर जो हेट स्पीच है मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, वो इनको दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर कोई कर्नाटक के एक दो नेता फेसबुक पर कुछ लिख देते हैं तो उस पर ये प्रोपेगेंडा करते हैं और एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये जो सेलेक्टिव इनके वो होते हैं तौर तरीके, इससे ये खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं। मतलब कुछ बाकी लोगों को ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो ये तो पूरे एक्सपोज हो ही गए, हो ही गए, उसमें कोई दो राय नहीं है। और पब्लिक जो आम आदमी उनको अब ये क्या हो रहा है, ये ओपिनियन मेकर नहीं रहे। एक समय था कि ये ओपिनियन मेकर थे, क्योंकि इनका ही पढ़ा जाता था, इस पर ही चर्चा होती थी। आपको अजीब लगेगा, देखिए मैंने जो चैनल शुरू किया है यूट्यूब पर, पहले अभी अभी 5 महीने ही हुए, उसको इतना जी मराठी में रिस्पांस मिला है, तो मैंने उसके नीचे टिप्पणियां बंद कर दिए। जी जी। तो बहुत सारे जो गाली देने वाले हैं उनकी तो हालत हो गई, इसको गाली भी नहीं दे सकते। तो मेरा कहना इतना सिंपल है कि अगर आप इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं इसका मतलब ही आपको पसंद है, ना पसंद है जी तो सब्सक्राइब मत करो। तो सही। मेरा जो यूट्यूब चैनल है या मेरी जो दीवार है, उस पर आपको ये फ्रीडम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, आपको जी खुला प्लेटफॉर्म है। आप मुझे गाली देने वाला ही एक चैनल शुरू, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही। तो मराठी में कुछ ऐसे ऐसे ही लोग थे, उनकी व्यूअरशिप कम हो गई है, जी जी। तो उधर जाके मुझे गाली लिखते उनके वीडियो के नीचे। तो मैंने बोलता लिखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तो टिप्पणियां नहीं खोलूंगा। क्यों? हम्म। क्योंकि आपको खाली गाली देनी है। अब इनकी सही। हालत इतनी बुरी है कि सारा देखना तो पड़ता है लेकिन गाली नहीं दे सकते। तो ये उनकी ओपिनियन मेकर जो बन चुके थे, अब वो ओपिनियन मेकर रहे नहीं। तो ये तिलमिलाहट है वो चलती रहेगी। और उसकी वजह मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा यूट्यूब चैनल था, उसने उनके फेसबुक पर लिखा कि ये भाऊ बीजेपी का एजेंट है, इसने हम्म। हमारे खिलाफ, वो जो चैनल है उसके खिलाफ सुपारी ले ली। तो मेरा एक विद्यार्थी है जो पत्रकार है, उसने उसके नीचे लिखा कि मैं भी भाऊ का विद्यार्थी हूं, और आपके ये जो पोस्ट है इस पर भी भाऊ को बता दूंगा, फॉरवर्ड करूंगा, और उनको बनाओ, बोलूंगा कि इस पर वीडियो बनाओ। तो उसने वो जल्दी से डिलीट कर दी।
तो वो रोता था कि हमारी व्यूअरशिप डाउन हो गई। और है उनकी व्यूअरशिप मेरा चैनल शुरू होने के पहले जो थी उससे अभी 10% भी नहीं बची, 15% नहीं हम्म। बची। क्योंकि हम्म। मैंने उनके जो स्टार थे निखिल वागले वगैरह उनको एक्सपोज कर दिया। जी जी। अब वो उसका और मैंने खुला लिखा है कि मैं झूठा हूं, उस पर वीडियो बना के डाल दो कि भाऊ कैसे झूठ बोल रहा है। क्यों, तो मैं तो उनके ही आर्टिकल जो उसके रेफरेंस देता हूं, तो इनकी हालत बन जाती है। तो कोई बात नहीं, लेकिन आम आदमी जितना सामने आ रहा है, तो इनकी तिलमिलाहट जो है वो वो ओपिनियन मेकर नहीं बचे, तो मार्केट वैल्यू डाउन हो गई। पाकिस्तान हो, चाइना हो, न्यूयॉर्क में बैठे लोग हो, ये जो थिंक टैंक नाम का मामला है, वो भी इनको पैसे नहीं देंगे तो खाएंगे क्या? तो भूखे हैं तो चिल्लाएंगे जरूर, उनको चिल्लाने दो, चिल्लाने और दो। ये इतने शातिर हैं, इन्होंने हर तरह के हथकंडे अपनाने की कोशिश की। जब इन्होंने देखा कि ये जो झूठ फैलाते हैं, ये जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, अब उसका काउंटर अटैक शुरू हो गया है, दूसरे लोग भी नींद से जाग गए हैं, तो उनको ये कह करके गालियां देनी शुरू की कि ये गोदी मीडिया है। लेकिन अब इसमें भी ये एक्सपोज हो चुके हैं, और जिसको ये गोदी मीडिया कह करके चिढ़ाते थे, अब वो इतना स्ट्रांग हो चुका है। मुझे याद है, मैं पार्लियामेंट में जाता था, तो एक दो लोग ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ मोदी को गालियां देने का काम करते थे, और कोई काम करते नहीं थे। सीनियर जर्नलिस्ट है, हम्म। 40 सालों से पार्लियामेंट कवर करते हैं, लेकिन वही जो लुटियन गैंग जिसको हम कहते हैं, उसी का हिस्सा थे। और वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे कि मोदी जैसा आदमी इस देश का प्राइम मिनिस्टर बन गया। लेकिन अब मैं देखता हूं आमूल चूल परिवर्तन। अब उनके कंधे ढीले हो गए हैं, अब वो वोकल नहीं रह गए हैं। ये इसका नतीजा है कि जिसको इन्होंने गोदी मीडिया कह करके चिढ़ाने की कोशिश की, और वो इन पर पूरी तरीके से हावी हो चुका है और अटैक की मुद्रा में आ गया है। तो वो तो है, क्योंकि नहीं, इनकी तिलमिलाहट जो है ना, वो इनकी मार्केट वैल्यू डाउन हो गई। मैं आपको इन पर भरोसा, अभी पाकिस्तान चाइना भी इन पर भरोसा नहीं करता। मैं आपको पर्टिकुलर इंसिडेंट बताता हूँ, पुलवामा जो जी हुआ था, जी। जी तो नहीं, पठानकोट हुआ था, उसके बाद तो सर्जिकल स्ट्राइक हो गया। तो हाँ। उसके बाद मैं देख रहा था, मुझे एक बात अजीब लगी। मुझे लगता है उस समय एनडीटीवी पर थी ये बरखा दत्त। जी तो वो हमारे रिटायर्ड जनरल थे, उनको बुला बुला कर चर्चा करती थी, और एक सवाल बार बार पूछती थी जो और कोई चैनल पर दिखाई नहीं दे रहा। तो उसके बोलने का तरीका अच्छा, तो बोलते बोलते वो अक्षर तक आ जाएगा। सो पाकिस्तान को हम जवाब कैसा देंगे, इस पर चर्चा है। और एक सवाल बार बार आता था बरखा दत्त के ऊपर कि सो मिलिट्री ऑप्शन इज ऑफ द टेबल। जी। वो जो रिटायर्ड जनरल है, एयर मार्शल है, उनका सो मिलिट्री ऑप्शन इज ऑफ द टेबल। अब वो बोलते बिल्कुल नहीं, ऐसे कोई उठकर लड़ाई शुरू नहीं, हमला नहीं होता। तो ये बार बार मेरे ये क्या बोल रही है, क्यों बोल रही, और कोई नहीं बोल रहा, ये क्यों बोल रही। और आपको मालूम रहेगा कि वो वेदांत कौन थे, वेद पाठक या कोई गए थे ना पाकिस्तान इनके साथ। जी जी। तो ये बार बार क्यों बोल रही, तो ये सिग्नल पाकिस्तान को दे रही थी कि कोई मिलिट्री का हमला नहीं होगा, निश्चिंत रहो। समझे आप? यहाँ के अगर रिटायर्ड जनरल बोल रहे हैं कि मिलिट्री ऑप्शन इज ऑफ द टेबल, ये पूछती और उनसे हाँ निकालती थी, तो ये सिग्नल जाता है। आप समझ लो इंटेलिजेंस जासूसी मामला कैसे चलता है। तो 6-7 बार मैंने सुना है उसके मुंह से मिलिट्री ऑप्शन इज ऑफ द टेबल। वो जनरल बोलते थे हाँ भाई, मुझे हमें तो नहीं लगता कि ऐसा होगा। मुझे लगता है शायद हमारा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जो है
इन्होंने जानबूझकर इसके मुंह से वो बात पाकिस्तान को कन्वे की थी कि निश्चिंत रहो, भारत कोई उल्टा हमला करने वाला नहीं। तो वो गाफिल रहे। जी जी समझे आप कि इनका यूज कैसा होता है। तो अब ये अगर 2-3 बार हो गया तो पाकिस्तान बोलेगा ये ल्यूटेंस पर भरोसा करना कोई अच्छी बात नहीं है, ये हमको दगा दे रहे हैं, या तो इनको कुछ पता है नहीं। जी जी उस समय आपको क्या होता नाम उनका, जो हिंदी पत्रकार थे जो बरखा दत्त और पटगांवकर के साथ गए थे, वेद पाठक या नाम था कुछ, याद है आपको? एकदम याद नहीं आ रहा है कौन थे। हाँ, तो वो गए थे, वो कश हाफिज से भी मिले थे। हाँ, हाफिज सईद तो इनकी तारीफ करते थे। हाँ, वेद प्रकाश कोई ऐसा नहीं नाम नहीं, था। वो थे वेद प्रताप वैदिक। हाँ, वेद प्रताप वैदिक, याद है हम्म। आपको? तो हाँ। उससे बड़ा बवाल हुआ था। जी हाँ, जी हाँ। तो ये वहां अचानक उनके साथ गए थे, या तो ये इनके टोली के है ही नहीं, फिर भी गए थे। तो इनका जो दिल्ली में जो मामला था उसमें मोदी मोदी वाला कोई नहीं था, वो दिखाने के लिए वैदिक को लेके गए थे, याद है? तो गए थे बिल्कुल। या वैदिक को घुसाया था, ये सोचो। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा कि ये मामले हाँ ज्यादा बोलना नहीं चाहिए ओपनली। हाँ हाँ। तो वैदिक वहां गए थे या भेजा गया था, ये सोचो तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएगी। जी जी। ये कहाँ जाते हैं, किसके साथ जाते हैं। वो जो इंस्टीट्यूट था जिसने ये सेमिनार बुलाया था, वो तो आईएसआई के रिटायर्ड जनरल है। तो इनकी उधर भी वैल्यू घटती गई है। आजकल इनको वहां कोई पूछता नहीं है। शायद चाइना वाले कुछ पूछते हैं, उसमें सुधींद्र कुलकर्णी भी थे, सिद्धार्थ वरदराजन भी थे, कौन लोग थे। बिल्कुल तो बिल्कुल। बरखा दत्त जब बोलती है कि मिलिट्री ऑप्शन इज ऑफ द टेबल, उससे सिग्नल जाता है कि डरो मत, कुछ होने वाला नहीं है। हम्म। तो मेरा ख्याल है कि हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने बिल्कुल बरखा दत्त का भी यूज किया कि ऐसा सिग्नल भेजो, है ना, ऐसा ओपनली बताया नहीं। तो हमारे जनरल को बुलाकर जब बोले जाते थे तो सिग्नल जो गया, इससे ये बेपरवाह रहे और सर्जिकल स्ट्राइक सक्सेस हुआ। जी जी। ये बातें ज्यादा नहीं बोलनी चाहिए, मैं समझता हूं, लेकिन मैं ज्यादा बात नहीं करता उस पर, क्योंकि हमारे लोग समझेंगे कम और हमारे दुश्मन ज्यादा समझ लेंगे। तो इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन एक बात बता दो कि ये ल्यूटियंस की जो गैंग है, उनकी हमारे शत्रु देशों देशों में जो मार्केट वैल्यू है वो भी नीचे आ गई है। तो इसलिए सब चल रही है, वो तिमिलाहट जो है वो उस कारण से है। उस कारण से खाली सिर्फ टीआरपी का मामला नहीं है, ये मामला इनकी उस तरफ जो मार्केट वैल्यू है वो भी डाउन हो गए कि इन पर अभी भरोसा नहीं कर सकते। ये हमको जो इंपॉर्टेंट या जरूरी इंफॉर्मेशन है ये नहीं दे पाते, तो उनकी कीमत भी नहीं आ रही है, तो चिल्लाएंगे ना जरूर। क्या करेंगे बेचारे, करेंगे। बहुत धन्यवाद भाऊ, बहुत विस्तार से आपने इस विषय पर समझाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।